नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। ऐसा कहाँ होता है कि मतदान के दिन उम्मीदवार के घर पर पुलिस पहुंच जाए। आज यूपी के अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा के घर पुलिस पहुंच गई। समाजवादी पार्टी ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि लालजी वर्मा को नजरबंद किया गया है। चुनाव आयोग को टैग करते हुए सपा के हैंडल ने लिखा कि आयोग बताए कि यह किस नियम के तहत पुलिस कर रही है और क्या यही आपकी निष्पक्षता है। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस यहाँ तांडव कर रही है। सपा नेता के घर पर रात भर पुलिस रही। शिकायत पर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकुश वर्मा के घर को पुलिस ने घेर रखा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस का एक दस्ता लालजी वर्मा से बात कर रहा है। सफेद कपड़ों में लालजी वर्मा नजरबंदी के आदेश के खिलाफ विरोध करते हुए देखे जा सकते हैं। काफी दूर ऊंचाई से कोई वीडियो बना रहा है। पीछे से आवाज कहती है कि यह लोग गेट कूदकर अंदर आ गए। लालजी वर्मा के सामने जिस तरह पुलिस अधिकारी खड़े हैं उसी से पता चलता है कि उन्हें भी गलती का एहसास है। वे पुलिस की धमक से नहीं आए। अंबेडकर नगर में 59.5% मतदान हुआ। ये लोग गेट कूद के गेट खोले हैं। पूरा गेट कूद के तब गेट खोले हैं ये लोग। शेरू सुल्तान खुले थे। बन रहा है। हम पैसा लेकर जा रहे हैं रास्ते में, कई काम थे रास्ते में, कौन मुकदमा लिखा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि लालजी वर्मा के घर पुलिस पहुंचने के बाद अंबेडकर नगर में मतदान तेज हो गया। इतना जोर लगाने के बाद भी यूपी का मतदान प्रतिशत बता रहा है कि लोग वोट डालना ही नहीं चाहते। आज छठे चरण में भी यूपी में 5 बजे तक 52% ही मतदान हुआ। यूपी के प्रयागराज से कांग्रेस के उम्मीदवार उज्जवल रमन सिंह के पिता रेवती रमन सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रेवती रमन सिंह पुराने समाजवादी नेता रहे हैं और सांसद भी रहे। रेवती रमन सिंह इस शिकायत पर करेली पहुंचे। वहां पर मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। मतदान केंद्रों से आने वाले इन तस्वीरों के पीछे चुनाव की 1000 कहानियां छिपी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे हो रहा है इसे जो भी जानने का दावा कर रहा है वह उतना ही नहीं जानता है। बाद में जानकर आएंगे और आंकड़े निकालकर महान समीकरण आपके सामने पेश करेंगे कि चुनाव ऐसे जीता गया। लेकिन कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट दिया गया, कितने लोग को मतदान की प्रक्रिया में रुकावट डालकर वोट डालने से रोका गया, इसकी जानकारी आप कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। उनके वोट नहीं देने से चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा या कोई नहीं जान पाएगा। गर्मी के कारण मतदान पर आज भी असर देखने को मिला। सुबह के वक्त कई जिलों में मतदान केंद्र खाली नजर आए। कुछ मतदान केंद्रों में दोपहर तक कम ही लोग वोट डालने आए, लेकिन इलाहाबाद फूलपुर के कुछ मतदान केंद्रों पर ठीक ठाक भीड़ देखी गई। इसके बाद भी 5 बजे तक यहाँ 50% भी मतदान नहीं हुआ। फूलपुर में तो 46.8% मतदान हुआ। यही फूलपुर था जहां अखिलेश और राहुल की सभा में बड़ी संख्या में लोग आए। जिस इलाहाबाद ने अपने नाम को मिटाकर प्रयागराज होने का दिव्य हिंदू सुख प्राप्त किया, उस इलाहाबाद में भी वोटिंग को लेकर उत्साह नजर नहीं आया। हैरानी की बात है यह बलरामपुर का एक मतदान केंद्र है। वही बलरामपुर जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े और जीते। दोबारा इसी सीट से हार गए, लेकिन तीसरी बार जीत गए। छठे चरण में उत्तर प्रदेश में अवध प्रांत और पूर्वांचल की सीटों पर मतदान हुआ। जिन 14 सीटों पर मतदान हुआ उसमें विपक्ष ने पकड़ बनाई है। पूर्वांचल की कई सीटों पर लोगों का ध्यान कम है, मगर यहाँ इंडिया गठबंधन ने
बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। दावा बीजेपी भी कर रही है, लेकिन स्थानीय जानकार बताते हैं कि इस बार की सीटें नतीजे के दिन चौंकाने वाली होंगी। प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह का सपा के पक्ष में चले जाने का भी असर पड़ सकता है। लालजी वर्मा के घर पुलिस का पहुंचना बता रहा है कि इस चरण में बीजेपी की इस हालत से गुजर रही है। आजमगढ़ से सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा प्रशासन धीमा मतदान करवा रहा है, जबकि कई जगहों पर लंबी लाइनें लगी हैं। चुनाव आयोग को शिकायत भेजी जा रही है क्योंकि बीजेपी गड़बड़ी की कोशिश कर रही है। धीमा मतदान क्या किसी पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है? इस पर कम लोगों का ध्यान जा रहा है। कृपया इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि उम्मीदवार का आरोप है, इसलिए धीमा मतदान की बात को अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन कई जगहों से आम लोग भी यही कह रहे हैं। यूपी में 2019 में 59.2% मतदान हुआ। इस बार पहले चरण में 7% से ऊपर मतदान हुआ। पांचवें चरण में 58%। आखिर यूपी में मतदान जोर क्यों नहीं पकड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राम को लाए हैं वाला स्लोगन अब पसंद नहीं किया जा रहा है? कुछ लोगों ने कहा भी कि आम जनता को यह स्लोगन पसंद नहीं है क्योंकि राम तो सबको लाने वाले हैं, उनको कौन ला सकता है? इस बात से जनता नाराज होती जा रही है। धर्म की राजनीति ने राजनीति का अच्छा खासा सत्यानाश कर दिया और हिंदी प्रदेश के नौजवानों की राजनीतिक चेतना को अगले 30 साल के लिए बर्बाद कर दिया। नेता अपना खराब काम छुपाने के लिए धर्म के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद के मुरादनगर में छोटा हरिद्वार के एक महंत की पुलिस को तलाश। गंगा कैनाल के पास महिलाओं के चेंजिंग रूम की तरफ महंत मुकेश गिरी ने सीसीटीवी का कैमरा घुमा दिया था। इस सीसीटीवी का लाइव फीड कथित रूप से महंत मुकेश गिरी के फोन में सीधा जाती थी। पुलिस ने सीसीटीवी की जब्ती कर लेने के बाद पाया है कि कैमरे में 5 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुरादनगर के एक निवासी ने इसकी शिकायत की, तब पुलिस हरकत में आई। महंत मुकेश गिरी फिलहाल फरार हैं। इससे पता चलता है कि राज कानून का ही चलता है और चलना भी चाहिए। धर्म के नाम पर जब महंत की अपराध से मुक्ति नहीं है तो फिर चुनाव में धर्म के नाम पर लोग वोट क्यों दे रहे हैं और उनसे धर्म के नाम पर राम के नाम के स्लोगन का इस्तेमाल कर वोट क्यों मांगा जा रहा है? सवाल है कि यूपी में 6 चरणों के मतदान हो गए, लेकिन यूपी में मतदान जोर नहीं पकड़ पा रहा है। क्या इसलिए कि यहाँ की जवानी बर्बाद हो गई? उसके पास रोजगार नहीं, पढ़ाई के नाम पर जुलूस निकालने की ट्रेनिंग तो मिल गई, मगर स्किल इंडिया की ट्रेनिंग नहीं मिली, और मिली तो कोई खास लाभ नहीं हुआ। क्या बेरोजगारी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं का उत्साह ठंडा कर दिया है? अगर यूपी में ही मतदान में तेजी नहीं है तो फिर इस चुनाव में कोई दम नजर नहीं आता। ना तो योगी ना तो मोदी मतदाताओं में वोट डालने का जोश पैदा कर पा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी तो बंगाल में भी है, वहां 78% मतदान हुआ। बिहार में भी गर्मी है, लेकिन वहां मतदान उत्तर प्रदेश की तरह ही रहा। अगर गर्मी वजह है तो क्या इसलिए मतदान के 7 चरण कराए गए ताकि लोग कम वोट डालने आए? 7 चरण में चुनाव कराने के पीछे मौसम के बारे में सोचा तो गया होगा। मूल बात यह है कि वोट डालने का संबंध उम्मीद से होता है। बीजेपी का 2047 के भारत का दस्तावेज युवाओं में जोश नहीं पैदा कर रहा है। यह जानने के लिए हम इलाहाबाद के उन कमरों तक गए जहां परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र आजाद भारत में शानदार जीवन के सपने देखते हैं। आप भी देखिए कैसे किसी बेरोजगार की सारी दुनिया एक बंद कमरे में सिमट आ जाती है। रेल के डिब्बे से एक के बाद एक लगे कमरे में
इन छात्रों की पूरी दुनिया, शायद ऐसी गर्मी में कूलर भी बड़ा स्वर्ग दिखता है। दीवार पर देश दुनिया का नक्शा चिपका है, जैसे नक्शा भी कमरे में कैद हो। खाने के बर्तन और तैयारी की किताबें कमरे के साथ रखी हैं। संगी साथी नजर आती है। कपड़े खूटियों पर ऐसे टंगे दिखते हैं मानो अपने ही घर में कोई किराएदार बनकर रह रहा है। नौकरी की तलाश, परीक्षा की तैयारी ने इन बेरोजगार युवाओं को खाना बनाना भी सिखा दिया है। रिहाइश की कमरे देखकर लगता है सूरज की रोशनी भी यहाँ भीतर मुश्किल से आती होगी। उम्मीद की तो क्या बिसात है। एक बंद गली दिखाई देती है जिसके आखिरी सिरे पर एक गैस चूल्हा रखा है। साझा चूल्हा लगता है कई छात्रों का, जिसके पास छोटा सिलेंडर है और गिनती के बर्तन रखे दिखते हैं। छात्रों का कहना है चुनाव तो पेंडिंग नहीं जाएगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारी भर्ती पेंडिंग रह जाती है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से भाजपा की गवर्नमेंट है केंद्र सरकार में, लेकिन छात्र हित में भाजपा गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। देख रहे हैं मतलब जितने चैनल हैं, चाहे जो हो, किसी भी चैनल पे कोई मतलब मीडिया मान लीजिए पूरी तरीके से भाजपा के सरकार के हित में काम कर रही है। लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि सरकार छात्रों के हित में क्या काम कर रही है, आप देख रहे हैं पिछली जो अभी भर्ती आई थी यूपी पुलिस की, चुनाव से जस्ट लगभग 1.5 महीने पहले भर्ती आई थी। इन्होंने क्या किया कि वो फॉर्म निकाला, फॉर्म का फीस पेमेंट कराए, लड़के फॉर्म डाले। इनका क्या हुआ, इनका काम हो गया, जो इन्हें फीस कलेक्ट करना था वो काम हो गया, भर्ती पेंडिंग में चली गई। अब जो चुनाव हो रहा है लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फिर से इनकी सरकार बनेगी, ये पेंडिंग में नहीं जाएगा। इसका परिणाम कि चुनाव का परिणाम पेंडिंग में चला जाए। 6 जून को परिणाम आएगा ना चुनाव का, 4 जून को परिणाम आएगा, उससे कोई मतलब नहीं सरकार को। सरकार का परिणाम आएगा, लेकिन जो वो हम लोगों का परीक्षा का परिणाम आने वाला था उसमें क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। सर सरकारें आती हैं जाती हैं, जब चुनाव आता है लोग बड़े बड़े जुमले बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन जनता की समस्या जस की तस बनी रहती है। केवल उनका अपना निजी विकास हो पाता है। और जैसे 2014 में का बात करें, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ हम जॉब देंगे, लेकिन आज तक कोई वैसा वैकेंसी नहीं है जिसमें 2 करोड़ की बात हो। 10 साल करीब हो गए उनके कहते हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा साल नहीं रहा। या अन्य किसी भी पार्टी का उठाइएगा तो वो उनका अपना निजी स्वार्थ उसमें छिपी होती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है सब। अभी तक छात्रों के हित में कोई वैसा कार्य नहीं हुआ। जैसे जॉब हब माना जाता था, रेलवे हुआ, सेना हुई, लेकिन हमारे जब भी देखिएगा अग्निवीर आ गया 4 साल के लिए। नेताओं को 5 साल चाहिए, और लेकिन छात्र या रोजगार के लिए 4 साल में ही उनको रिटायर हो जाना पड़ रहा है। नेता लोग हमारे 80 साल हो जाए तो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे जो छात्र हैं 4 साल के बाद आप अपने घर जाएं। इस चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा चुनाव मुजरा तो कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस तो कभी पाकिस्तान पर बोलकर निकाल दिया। ढंग की बात भी की होगी, मगर उनके इस तरह के फालतू बयानों से अंकिलों को छोड़कर किसी में जोश नहीं आ सकता। इन युवाओं को सोचिए जिनका जीवन भारतीयों के इंतजार पेपर लीक के कारण बर्बाद हो गया, उम्र भी निकलती चली गई। ये नौजवान रोजगार के चक्र से करीब करीब बाहर कर दिए गए हैं। इनकी बात ही नहीं हो रही, लेकिन पीएम को परमात्मा ने भेजा। कब उन्होंने सपना देखा, ना जाने क्या क्या कहते हैं। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कौन सा एजेंडा सेट कर रहे हैं पता नहीं। अगर विकसित भारत का इतना खाका है तो मुजरा टाइप का बयान उनकी जुबान पर कैसे आता है। बनारस में प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय के पक्ष में रोड शो किया। अजय राय नरेंद्र मोदी से 2 बार हार चुके हैं, 2014 में, 2019 में, और 2024 में तीसरी बार फिर से उनके सामने हैं। उनके हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि 2 बार हारने के बाद भी तीसरी बार मैदान में हैं। अजय राय को पता है कि जिस नेता की पार्टी के पास कई हजार करोड़ रुपए का चंदा है, इतना पैसा कि बनारस के सभी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर खरीदकर गिफ्ट कर सकती है, और गोदी मीडिया की ताकत तो है ही।
अजय राय के पास क्या है, फिर भी वे चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से 3 बार टकराने का रिकॉर्ड उनके नाम होगा। मीडिया ने अजय राय की लड़ाई पर कम चर्चा की है। श्याम रंगीला यहाँ से उम्मीदवार होते तो बनारस की लड़ाई में आनंद भी आता। बनारस राजनीतिक रूप से नीरस चुनावी क्षेत्र है। यहाँ खाने पीने की छोटी छोटी शानदार दुकानें ना हो तो दिल्ली से आने वाले पत्रकारों को रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी न मिले। इसलिए वे जब भी बनारस आते हैं घाट पर पहुंच जाते हैं। उस बनारस में नहीं जहां लोग रहते हैं, जहां के लोगों की अपनी समस्याएं हैं और जहां के लोग चुनाव में वोट डालते हैं। दिल्ली के पत्रकार बनारस आते ही आध्यात्मिक होने की नौटंकी करते हैं। इसकी गलियों में भटकने लग जाते हैं। संसार का मर्म समझने के लिए शायद ही कोई बनारस के शहरी समस्या पर रिपोर्ट करता होगा। सब बनारस के पौराणिक महत्व का बखान करने लग जाते हैं। बनारस ये है, बनारस वो है। भाई ये भी तो बताओ कि बनारस में आम जनजीवन क्या है, उसकी अपनी समस्याएं क्या है। मुझे लगता है बनारस मीडिया के बनारस से काफी परेशान शांत हो गया है। और इस तरह के रोड शो से भी अजय राय यूपी के अकेले ऐसे नेता हैं जो चुनाव से कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं। इस तरह का उम्मीदवार होना भी राजनीति में दुर्लभ है। लोग जीतने के लिए सीटें बदलते हैं, राज्य बदल लेते हैं, मगर अजय राय हारते रहने के बाद भी उसी बनारस की सीट से लड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करने अमेठी नहीं गए, लेकिन अजय राय के लिए प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव ने रोड शो किया। बनारस में चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या पिछली बार के अंतर से जीतेंगे, उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, या इस बार उनकी जीत कम वोटों से होगी। बनारस से पहले आज गोरखपुर में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने एक रैली की। ये सरकार वो है जो डराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर के आती है। अगर गरीब है तो बुलडोजर उसके घर पे चला देते हैं, अन्याय के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। लेकिन बताओ नौजवान साथियों, अगर एक भी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सरकार ने पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। और जाकर के घर सोचना कि जो पेपर लीक हुए हैं जिससे आपके सालों साल खराब हुए हैं, आपका जीवन का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। ये संविधान की बातें करते हैं, संविधान के लिए आदर नहीं है। इनके प्रत्याशी जगह जगह जाकर कहते हैं संविधान बदलने वाले हैं, आपके आरक्षण छीनने वाले हैं, आपके अधिकार छीनने वाले हैं। आज देश की परिस्थितियां ये बन चुकी हैं कि देश में गरीब, किसान, मजदूर, महिला सब परेशान हैं, सबके सामने बड़े बड़े संकट हैं। यहां मेरे निषाद भाई परेशान हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दों की बातें हम करते हैं। हम सिर्फ यही बातें करते हैं जिससे आपका मतलब है। हम चुनाव में प्रचार करने आते हैं तो हम बताते हैं कि हम बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए क्या करेंगे। हम फिजूल की बातें नहीं करते, आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें नहीं करते। मतदान तो कश्मीर से लेकर बंगाल और बिहार से लेकर महाराष्ट्र में भी हुआ। क्या आपको पता है कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में 90 से अधिक रैलियां की हैं? किसी ने उनसे पूछा 80 साल की उम्र में उन्हें इतनी ऊर्जा कहां से आ जाती है? वे परमात्मा के किस डिपार्टमेंट से भेजे गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 सभाएं की, वे भी 80 से अधिक के हैं। उनके यहाँ ऊर्जा कहां से आती है? चुनाव आयोग से भी पूछना चाहिए कि 7 चरणों में चुनाव कराने की ऊर्जा कहां से आती है। नमस्कार, मैं
अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।